का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, कोर्स कोड 5062 एंड 8567 और आपके सामने आपकी कोर्स बुक डिस्प्लेड है। हम आज इस कोर्स के यूनिट 1 के मुतल्लिक बात करेंगे। अच्छा, ये कोर्स बुक आप AIU की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स बुक के अंदर आपके सारे यूनिट्स का मटेरियल विद एग्जांपल्स क्वेश्चंस सॉल्व की सूरत में दिया हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। AIU के हर सब्जेक्ट की तरह जी इसके भी 9 यूनिट्स हैं और बेसिकली ये सब्जेक्ट क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुतल्लिक है, तो जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अभी तक आपने पढ़ी होगी ये उससे आगे नेक्स्ट एडवांस स्टेज के स्टैंडर्ड्स हैं। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों ज़रूरी हैं, इनकी अहमियत क्या है और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इनका क्या इस्तेमाल है, ये हम पढ़ेंगे और यूनिट 1 के अंदर हम इस चीज़ का रिव्यू करेंगे। तो यूनिट 1 है बेसिकली जी रेगुलेटरी एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन पाकिस्तान। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मुराद ये होती है कि कंपनीज़ ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस अंदाज में प्रेजेंट करने हैं, उनका स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग क्या होगी और उनकी मेजरमेंट बेसिस क्या होगी और किस स्ट्रक्चर में वो पेश किए जाएंगे। तो इस यूनिट में हम ये देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, हर दुनिया के हर मुल्क के अपने अकाउंटिंग सिस्टम हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बारो करके चला रहे हैं। तो दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स हैं और दुनिया में जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रेगुलेट किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम लागू है पूरी दुनिया में, तो अगर हम उसका एक ब्रॉडर ओवरव्यू लें, दुनिया में 2 तरह के स्टैंडर्ड हैं। एक हैं US गैप स्टैंडर्ड्स और दूसरे हैं IFRS स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और US जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये 2 तरह के सिस्टम हैं। अब ये 2 तरह के जो सिस्टम हैं पूरी दुनिया में, तो US के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और जो दूसरी बॉडी है IFRS, ये ब्रिटिश बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, UK बेस्ड बॉडी है जो इनको जारी करती है। पाकिस्तान में ये IFRS सिस्टम अप्लाई होता है। ज़रूरत क्यों है इन स्टैंडर्ड्स की? ज़रूरत इसलिए है कि पूरी दुनिया की जो कंपनीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो सकें। पाकिस्तान में भी जो कंपनी अकाउंटिंग के तहत अपनी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, वो UK बेस्ड किसी कंपनी से भी कंपेयर की जा सके और इनके एक ही सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल हों जिसके तहत ये बनाई जाए। फिर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है। कोई मिसाल के तौर पे अगर फ्रांस की कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो यहाँ पे उसकी कोई पार्टनर कंपनी है, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से रिव्यू कर सके, उसकी बेस एक होनी चाहिए। फिर मल्टी रिपोर्टिंग है। आजकल तो ग्लोबलाइजेशन है और कंपनियाँ एक से ज़्यादा मुल्कों में काम करती हैं, तो जहाँ जहाँ कंपनियाँ काम कर रही होती हैं वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके बनाएं और वो IFRS के रूल्स हैं। अच्छा, अब जो IFRS का या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो जब कंपनीज मुख्तलिफ यूज़र्स के लिए इशू करें तो उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी हो और रीडेबिलिटी हो और लोगों को आसानी से वो समझ आने वाली हो। तो इनका जो स्कोप होता है ये कॉर्पोरेट सेक्टर पे अप्लाई होता है और कॉर्पोरेट सेक्टर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इसके मुताबिक बनाई जाती हैं। अक्सर लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जब बात करते हैं तो अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश की बात करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, गैप स्टैंडर्ड्स हैं USA के अंदर फॉलो होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं और प्रैक्टिस भी कहते हैं। दूसरी तरफ होते हैं हमारे IFRS स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये ब्रिटिश बेस्ड बॉडी है जो इनको सेट करती है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, 80% तो सिमिलैरिटी है, बट 20% के कुछ डिफरेंसेस हैं अकाउंटिंग सिस्टम के तहत। जो USA के स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रिंसिपल्स बेस्ड वर्सेस रूल बेस्ड की अगर हम बात करें, तो जो USA के स्टैंडर्ड्स हैं वो और जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर एक ब्रॉडर जो डिफरेंस होता है वो ये है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो IFRS जारी करता है वो प्रिंसिपल्स बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। इनमें प्रिंसिपल्स बता दिए जाते हैं कि कोई काम अकाउंटिंग का करना क्या है, कैसे है, डेप्रिसिएशन है तो कैसे कैलकुलेट करनी है, असूल बता दिया जाता है। जो USA के स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें हम रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क कहते हैं। जो गैप स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर रूल्स स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं, प्रिंसिपल्स नहीं बताए जाते, रूल्स स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं कि ये काम आपने इस अंदाज में करना है और उससे फिर डेविएशन नहीं करते। अच्छा, अब IFRS के पीछे जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं वो सब मिले। IFRS फाउंडेशन है जी, जो ये सारे स्टैंडर्ड्स जारी करती है। इसका काम ये है हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल और इन्फोर्सेबल ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जारी करे। और इसकी जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये IFRS फाउंडेशन के अंदर ही एक इदारा है जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जारी करता है और इनका काम ये है कि
आईएफआरएस के अंदर चेंजेस करना और लेटेस्ट जो चेंजेस आ रही हैं इकोनॉमी के अंदर या फाइनेंस के अंदर उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करवाना। तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जी, ये एक इंडिपेंडेंट सेटिंग बॉडी है, 2001 में इस्टेब्लिश हुई, लंदन में बेस्ड है, क्योंकि लंदन में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी पहले ही 1973 से काम कर रही थी। 15 मेंबर्स हैं इसके, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। फिर आईएफआरएस की इंटरप्रिटेशन कमेटी है। सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना काफ़ी नहीं, सम टाइम उसके अंदर डिफ़िकल्टी आ सकती है कि आप किसी मामले को कैसे इंटरप्रेट करें। तो इनकी एक इंटरप्रिटेशन कमेटी है जो साथ साथ काम करती है। अच्छा, फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो अकाउंटिंग का होता है उसके अंदर एक तो ये होता है रेगुलेटरी सिस्टम, दूसरी होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज़, और तीसरा होता है स्टैंडर्ड सेटिंग्स या स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है वो है जी पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट 2017। उसके तहत सारी कंपनीज काम करती हैं और अपने माली मामलात को उन्हें डिस्क्लोज़ करना होता है। रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान में SECP है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास कंपनीज रजिस्टर होती हैं, और उन्होंने लॉ के अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है, और फिर SECP ने रूल्स में बताया है कि हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि IFRS हैं उनको फॉलो करते हुए बनाएगी। तो इसकी फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको इस्टेब्लिश कर दूँ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए क्यों होता है? किसी भी मुल्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस लिए चाहिए होता है? क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, इन्वेस्टर, लेंडर, उन सबको एक ही असूल के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हमने देनी होती है ताकि लोग मिसलीड ना हों। कोई भी कंपनी अपने तौर पे दावा ना करे कि हमारे पास इतने एसेट हैं, अनटिल कि उसके मुताबिक वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसको शो कर सकें। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसलिए होता है कि ये यूज़र्स के लिए यूज़फुल हो सके, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन बना सकें दो कंपनीज़ की। ऐसा ना हो कि हर कंपनी अपनी मनमानी से अपने ही रूल्स फॉलो करते हुए अकाउंटिंग सिस्टम बनाए। तो इनके लिए कोई कॉमन बेस होना ज़रूरी है। अच्छा, अब अगर हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करें इन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो जिया हुआ है, और इस यूनिट के बाद हम वन बाय वन वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना शुरू कर देंगे। इनका पुराना नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, IAS, और अब उनको जो नए नाम दिए जा रहा है पुराने स्टैंडर्ड को रिवाइज करके अब उनको कहा जा रहा है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अगर हम कंसेप्चुअल स्टैंडर्ड्स की बात करें जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो चैप्टर 1 जो है वो है जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव बताया गया है इस ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर। फिर चैप्टर 2 में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्टिंग एंटिटी के मतलब बात की है। ये चैप्टर्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो प्रीएम्बल है, जो शुरू के अंदर उनका रेगुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर ये चैप्टर दिए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ उनकी ब्रीफली डिस्कशन दी हुई है। जैसे चैप्टर 1 है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्योंकि होता है कि हम यूज़र्स तक इन्फॉर्मेशन बेहतरीन अंदाज में पहुँचाएँ ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स के, लैंडिंग के, बारोइंग के डिसीजन अच्छी तरह कर सकें। तो इसलिए और इनको एक कॉमन बेस या स्टैंडर्ड के तहत करना ज़रूरी है। फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन आए ताकि यूज़र्स तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आपने करनी होती है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल हो, दो कंपनीज़ की जब आप स्टैंडर्ड्स के तहत काम करते हैं तो कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन उसकी नेचर बने। वेरीफाइएबल हो, उसके अंदर जो डाटा दिया गया हो वो आपने सर्टन इनवाइसेस या बाकी डाटा चेक करके उसकी बेस पे वो स्टेटमेंट्स बनाई हो, और टाइमलीनेस उसके हो, वो एक ख़ास अकाउंटिंग पीरियड को रिफ्लेक्ट करती हो और टाइमली रिलीज़ की गई हो, और अंडरस्टैंडेबल हो, यूज़र फ्रेंडली हो, इस तरीके से प्रेजेंट की गई हो चीज़ें कि लोगों को समझ आ सकें, जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। अच्छा, इस तरह बाकी चैप्टर्स की भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये थोड़ी-थोड़ी आप पढ़ लें। ये सिर्फ आपको ये बताया गया है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, उसके इनिशियली शुरू में कौन-कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट था। याद रहे ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, ये सारे थ्योरी है, थ्योरेटिकल बेस में लिखे हुए हैं। बीच-बीच में जहाँ-जहाँ थ्योरी के आगे साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे हम न्यूमेरिकल आपको करवाते जाएँगे। तो अगर इस सब्जेक्ट की नेचर की बात करें, ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 40% 50% तो थियोरेटिकल है। इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए गए हैं और फिर हमने आगे एग्जांपल दिए हैं कि इनकी एप्लीकेशन रियल टाइम कैसे होगी कंपनीज़ के डाटा में। तो 50% न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होते हैं और 2 या 3 सवाल आपके थ्योरी के हो सकते हैं। तो आपने थ्योरी भी अच्छी तरह करनी है ताकि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छी तरह आते हों, और साथ उनकी एप्लीकेशन यानी न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको आता हो, तो तब आप मैक्सिमम मार्क्स इस सब्जेक्ट में ले पाएंगे। तो ये यूनिट 1 हमने गो थ्रू कर दिया है जी।
फिर इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट यूनिट देखेंगे।